माँ देखो ना, तुम्हारी सौतेली बेटी मेरी बदनामी कराती फिर रही है। तुम्हारी सौतेली बेटी काजल इतनी खूबसूरत है, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। जहाँ भी जाती है मेरे साथ सब इसको ही देखते हैं और इससे ही बातें करते हैं। पता नहीं माँ, इसके अंदर क्या जादू है, जो भी बात करता है इसे बात करते रहता है। मैंने इतने टॉप क्रीम लगा ली है और पार्लर से जाके मेकअप करती हूँ, फिर भी मुझसे लोग बात करना पसंद नहीं करते। माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त मुझे छोड़कर इससे बातें करते हैं तो। और इसी हफ्ते मेरा बर्थडे है, राहुल भी मेरे बर्थडे में आएगा। मुझे डर लग रहा है राहुल भी इसे देख के पसंद नहीं कर ले, इसके सामने तो मैं बेकार लगती हूँ। मेरा मन तो बस यही कहते हैं इसे जान से मार दूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं करते, ये मेरी सौतेली बेटी तो है, पर हम इसे मारेंगे थोड़ी नहीं। इसका चेहरा बेकार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। और मेरी बेटी जिस लड़के को पसंद करती है, अगर वो इसे पसंद करे, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जो मेरी बेटी को पसंद है वही उससे शादी करेगा। कहाँ से इसकी माँ ने पैदा करके इसे यहाँ छोड़ दिया, फिर इसके बाप भी चले गए, इस आफत को हमारे पल्ले बन गए। काजल एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। काजल पूरे घर का काम करती थी। उसके काम हुलिये से ऐसा नहीं लगता था वे इस घर की मालिक है। काजल से दोनों माँ बेटी पूरे घर का काम कराती और नौकर जैसा बर्ताव करती। जितनी भी गांव की जमीन थी सब काजल के नाम पर थी। जमीन के लालच के वजह से कमला और रुचि ने अपने साथ रख रखा था। कमला को इसके नाम की सारी जमीन चाहिए थी, इसलिए कमला काजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही उसको घर निकालने की धमकी देती थी। एक दिन कमला और रुचि किसी जादूगरनी के पास जाती हैं और काजल को बुरा बनाने की सारी साजिश रचती हैं। देखो, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगी, पर इसके पैसे बहुत लगेंगे, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर पैसे इतने दे सको तो तुम्हारा काम कर दूंगी। हाँ हाँ, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, बस तुम उस लड़की को काला कर दो और मेरी बेटी को खूबसूरत कर दो, ताकि सब लोग मेरी बेटी को देखें। इसी हफ्ते में मेरी बेटी का बर्थडे है, इसके सारे दोस्त आएंगे। वे जादूगरनी कमला को 2 कपड़े के टुकड़े देती है। देखो, ये 2 कपड़े के टुकड़े हैं, इसके तुम्हें ड्रेस सिलवा के देनी है। एक ड्रेस अपनी बेटी को पहनाना और एक काजल को पहनाना। इन ड्रेसों में मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं, जैसे जैसे बताया है वैसे ही करना है। कमला वो कपड़ा ले जाती है और दर्जी से कपड़े सिलवा लेती है। देखो रुचि बेटी, मैंने तुम दोनों के सेम गाउन सिलवाए हैं। एक गाउन तुम पहनना और दूसरा गाउन उसको काजल को दे आओ। अब शाम को पार्टी में देखना कितनी मजाक बनाते हैं लोग इसकी। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी, परियों जैसी। रुचि काजल की ड्रेस लेकर काजल के कमरे में चली जाती है। लो काजल, ये ड्रेस माँ ने सिलवाई है, आज शाम को पार्टी में तुम ये ड्रेस पहनना। अरे नहीं दीदी, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मेरे ये कपड़े ही सही हैं, ये ड्रेस बहुत महंगी लगती है, इस ड्रेस को तुम पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। तेरे एक बार में समझ में नहीं आती, मैंने बोला ये ड्रेस पहनना, शाम को तो पहनना। एक तो तू जैसी गरीब को इतनी महंगी ड्रेस दे रहे हैं हम, और शुक्रिया अदा करने चाहिए तुझे। यहाँ देखो, नवाबनी के नखरे नहीं जा रहे। काजल तैयार होकर नीचे आ जाती है। वहीं पर कमला खड़ी होती है और रुचि के फ्रेंड्स भी आने लगते हैं। राहुल भी आ जाता है। राहुल की निगाह काजल से हट नहीं रही थी। काजल उस गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे राहुल बेटा, तुम इसे क्या देख रहे हो? मेरी रुचि बेटी को देखा ना, वो कितनी सुंदर लगती है। वो तो तुम्हारी बातें करते करते थकती नहीं, तुम्हारी ही तारीफ करती रहती है। सच में तुम्हारी जोड़ी रुचि के साथ बहुत खूबसूरत लगेगी।
कमला राहुल से बोलती रहती है पर राहुल उसकी कुछ बात नहीं सुनता। वे तो काजल को देख ही जा रहा था। आंटी, ये लड़की कौन है? अरे ये हमारे घर की नौकरानी है, इसको क्या देख रहे हो? बस इसने जो गाउन पहन रखा है ये रुचि का था। रुचि को पसंद नहीं आया इसलिए इस नौकरानी को दे दिया। कमला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था राहुल काजल को जो देख रहा था। कमला जल्दी रुचि को बुलाने जाती है तो देखती है रुचि नीचे बैठे रो रही थी। अरे रुचि बेटी, क्या हो गया? नीचे राहुल तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम हो अभी तक तैयार नहीं हुई। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना नीचे पार्टी में। तुमने देखा मेरा हाल क्या हो गया। कहते नहीं है माँ, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने तो बुरा उसकी लिए चाहा था पर हमारे साथ बुरा हो गया क्योंकि हमारी नीयत सही नहीं थी। वे तो खूबसूरत थी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई। जो उस जादूगरनी ने कपड़े दिए थे वे तुम्हारे दर्जी ने गलत सी दिए। देखो ना माँ, मेरा कितना बुरा हाल हो गया। रुचि और कमला के समझ में आ जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। वे दोनों माँ बेटी सुधर जाती हैं। रुचि काजल को अब अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यार करने लगती है। राहुल को काजल पसंद आ गई थी इसलिए राहुल के साथ काजल की शादी करा देते हैं। बिमर नगर गांव में सुनीता अपनी फैमिली के साथ रहती थी। सुनीता की शादी को 2 ही महीने हुए थे। जब से सुनीता की शादी हुई थी तब से उनके गांव में आंधी तूफान आया करते थे। गांव के सब लोग सुनीता को मनहूस मानते थे। एक दिन गांव में बहुत भारी तूफान आता है। गांव के सारे लोग दूसरे गांव के तरफ भागते हैं। उसमें सुनीता भी तेजी से चलती है। सुनीता चलते चलते पीछे को नहीं देखती। वे सोचती है उसकी फैमिली के सब लोग आ रहे हैं पर उसको क्या मालूम था गांव के सब लोगों ने उसकी फैमिली को रोक लिया है। सुनीता भागते भागते एक जंगल में आ जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, कोई भी नज़र नहीं आता। सुनीता के गांव के निकलने के बाद में ही गांव वाले सुनीता की सास से बोलते हैं, अरे देखा ना सावित्री बहन, तुमने जब से तुम्हारी बहू इस गांव से निकली है आंधी तूफान रुक ही गए। अब मानती नहीं मानती हमारी बात। हम तुम्हारी बहू को मनहूस सही बताते हैं। जब से तुम्हारी बहू ने इस गांव में कदम रखा है तब से आंधी तूफान ही आ रहे हैं। हमारी सारी फसलें खराब हो ही जा रही हैं। हाँ गांव वालों, तुम सही बोल रहे थे पर मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। मैं अपनी बहू को मनहूस नहीं समझती थी। आज तुम्हारी बात सच हो गई। जैसे वो इस गांव से निकली है आंधी तूफान तो बिल्कुल ही रुक गए हैं। अब हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। गांव के तूफान आने के बाद में सब लोग अपने कामों से लग जाते हैं। उधर सुनीता अकेली होती है। सुनीता के कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। सुनीता तो अपने गांव का रास्ता भी भूल गई थी। अरे मैं क्या करूं, मैं इस भारी जंगल में आ गई हूं। मैं तो अपने गांव का रास्ता भी नहीं पता। मैं इस जंगल में अकेली क्या करूंगी। इस घने जंगल में तो जंगली ही जानवर होंगे। सुनीता उस जंगल को देखकर बहुत घबराती है। सुनीता को थोड़ी देर में एक आदमी नज़र आता है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस भरे जंगल में? क्या तुम्हें मालूम नहीं इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं? सुनीता अपनी सारी कहानी बताती है। डरो नहीं बेटी, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहना। मेरे घर पर कोई नहीं रहता। मेरी कोई औलाद भी नहीं है। तुम मेरी बेटी ही बन के रहना। वे लकड़हारा सुनीता को अपने साथ ले जाता है। सुनीता उन लकड़हारे के साथ रहने लगती है। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटकर शाम को घर वापस आता। सुनीता घर के सारे काम निपटा लेती थी और लकड़हारे का काम में भी साथ दिलाती थी। एक दिन लकड़हारे से सुनीता बोलती है, बाबा मैं एक बात बोलूं, जिस जगह पर हम रहते हैं ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। जब ठंड का मौसम होता है यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। क्यों ना हम एक यहाँ पर खाने का रेस्टोरेंट खोलें? देख लेना, बहुत अच्छा चलेगा। सुनीता बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है। उन लोगों का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। जितने शहर से लोग आ रहे थे बर्फ़ देखने, सब लोग उनके ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। सुनीता का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है और सुनीता के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। सुनीता अपने गांव वापस जाती है और गांव वालों की ज़मीन खरीद लेती है। गांव वाले सुनीता से बोलते हैं, सुनीता बहू, हम लोगों को माफ़ कर दे। जब से तू इस गांव में आई थी आंधी तूफान आ रहे थे। हम सब लोग समझे तू ही मनहूस है, तू ही आंधी तूफान साथ में लाई है। पर जब हमने तुझे इस गांव से निकाला था तो हम बहुत खुश हुए। हमें लगा आंधी तूफान या आफत टल गई है। पर हम लोगों को क्या मालूम था, आंधी तूफान तो बाद में आ गए। बाद में इतनी ख़तरनाक बारिश और तूफ़ान आया था, हम सब लोगों के घर गिर गए थे। पूरा गांव पानी से भर गया था और इतनी ठंड में हमारे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। हम सब लोग समझ गए थे ये हमारी सुनीता बहू की वजह से नहीं आया। अब तो सुनीता गांव में नहीं है। ये तो खुदा की मर्ज़ी है, कब आंधी तूफ़ान आए और कब नहीं। कोई भी इंसान मनहूस या अपनी तकदीर नहीं लाता। जो करता है वो खुदा ही करता है। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं तेरी सही वाली माँ नहीं बन सकी। ये सब लोग कहते थे तुझे मनहूस, पर मैं इनकी बात नहीं मानती थी। पर एक दिन इनकी कही बातों पर भी मुझे यकीन आ गया था। जब ये भारी तूफ़ान और आंधी और बारिश हुई तब जाके यकीन आया कि हमारी सुनीता बहू मनहूस नहीं है। अब तो वे यहाँ पर भी नहीं, फिर यह आंधी तूफ़ान क्यों आया? हमने बाद में तुझे सब में ढूंढा पर तू कहीं नज़र नहीं आई। सुनीता सब लोगों को माफ़ कर देती है। सुनीता ने जो गांव में ज़मीन खरीदी थी वहाँ पर भी एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लेती है। सुनीता अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगती है। मोहन जूते पर पॉलिश करता था। मोहन के घर में कोई नहीं था, एक छोटा सा बेटा था। अरे रोहन बेटा, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? नहीं पिताजी, मैं स्कूल नहीं जा रहा। स्कूल में मैडम मुझसे फ़ीस मांग रही थी और बोल रही थी जब तुम्हारी फ़ीस जमा हो जाएगी तभी स्कूल आना, वरना तुम्हारा नाम काट दूंगी। अरे रिंकू बेटा, तुम स्कूल जाओ, मैं आज तुम्हारी फ़ीस जमा कर दूंगा। और अपनी टीचर से कह देना अब फ़ीस लेट नहीं होगी, टाइम पे भरी जाएगी। रिंकू की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे रिंकू की मजाक बनाते थे। अरे देखो देखो, गरीब रिंकू जा रहा है, ये स्कूल में पढ़ेंगे, इनसे फ़ीस तो जमा होती ही नहीं है। और देखो पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, सपने इतने बड़े बड़े हैं। वे बच्चे रिंकू की बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, पर रिंकू उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था और घर आकर सब बातें बच्चों की भूल जाता था। उधर मोहन को टेंशन हो रही थी। रिंकू से मोहन ने वादा तो कर लिया था, पर मोहन के पास पैसे नहीं थे। मोहन दिन भर में जितना कमाता था वे खाने खर्चे में खर्च हो जाते थे। मोहन के पास पैसे नहीं थे। मोहन ऐसी चुपचाप बैठा होता है। तभी मोहन के पास एक सेठ आता है और सेठ बोलता है, अरे मोहन, क्या हुआ, किस चिंता में बैठे हो तुम? मैं रोज़ तुमसे जूते पॉलिश कराने आता हूँ, पर इतनी टेंशन में तो आज नज़र आ रहे हो। क्या बताएं तुम्हें सेठ जी, मेरा छोटा बेटा है, वो स्कूल जाता है, मैं चाहता हूँ वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर क्या करूँ मैं, अपनी गरीबी की वजह से उसकी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहा। स्कूल के टीचर उससे बोलते हैं उसका नाम काट देंगे। मैं दिन भर में बस इतना कमाता हूँ जो भर पेट खाना मिल जाता है। मोहन उस सेठ जी को सारी बात बता देता है।
अरे मोहन, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ। अगर इतनी परेशानी है तो पैसे मुझसे ले लो और अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा कर दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे कामयाब बनेंगे। सेठ जी मोहन को पैसे दे देते हैं। अगले दिन मोहन स्कूल में जमा कर देता है। स्कूल के बच्चे रिंकू की मजाक बहुत बनाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाबा, काम पे नहीं जा रहे? क्या करूं रिंकू बेटा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। ऐसा करो तुम स्कूल चले जाओ। रिंकू अपने बाबा की बात सुनकर स्कूल चले जाता है। पर मोहन की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था और ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब मोहन सुबह को स्कूल जाता। जैसे स्कूल की छुट्टी होती वे उसी चौराहे पे पॉलिश करने बैठ जाता था। दिन भर में जितने पैसे कमाता था वे खाने के लिए हो जाते थे। रिंकू की ये मेहनत देखकर मोहन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोहन की चाहत यही थी रिंकू को आगे पढ़ाने की। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टीचर रिंकू से बोलती हैं, रिंकू को इस स्कूल से निकाल दिया था। पर रिंकू को बहुत बुरा लग रहा था। रिंकू अब जूते पॉलिश करता था। वही सेठ जी एक दिन रिंकू को देखते हैं और बोलते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है? इस जगह पर तो मोहन बैठा था। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मोहन बिल्कुल नहीं आ रहा इस जगह पर। तुम कौन हो बच्चे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ जी, मोहन जो मेरे पिताजी हैं उनकी बहुत तबीयत खराब है और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं ये काम कर कर अपने पिताजी की दवाइयाँ खरीदता हूँ और खाना खिला देता हूँ। रिंकू की ये बात सुनकर सेठ जी रिंकू के घर चले जाते हैं और मोहन से मिलते हैं। मोहन को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। मोहन की तबीयत अब सही हो जाती है। सेठ जी, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? तुमने हमारी कितनी मदद करी है और मेरा भी इलाज करा है। अरे नहीं नहीं मोहन, ऐसा नहीं बोलते। बस मैं तुमसे एक ही बात चाहता हूँ। हमारी कोई औलाद नहीं है। मैं यही चाहता हूँ रिंकू और तुम हमारे साथ रहो। रिंकू को मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊँगा और ये बड़ा होकर मेरा कारोबार संभालेगा। सेठ जी की ये शर्त मोहन मान जाता है। सेठ जी रिंकू का बड़े स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। रिंकू अब दिल लगाकर उस स्कूल में पढ़ता है। कुछ सालों बाद रिंकू बड़ा हो जाता है और सेठ जी का कारोबार